Hello students of class 10. Now let's move on to part number 8 of our chapter Nationalism in Europe. हम Nationalism in Europe के part number 8 पे आ गए और this will be the last part of your chapter. और इसमें देखिए मैंने बोला था काफ़ी है तो छोटा सा पार्ट लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है. एक वर्ड आपको पहले मैं यहाँ पे समझाना है, दैट इज एलिगोरी. देखिए एलिगोरी क्या था. अभी आपने इस पूरे चैप्टर में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बीच में भी ये बात बताई थी देशभक्ति के बारे में. एलिगोरी का मतलब ये है कि हम देश को याद करने के लिए, हमारे देश को रिस्पेक्ट देने के लिए उससे पोर्ट्रेट करें. पोर्ट्रेट मतलब कि उसका एक फिगर बनाए, एक पिक्चर बनाए. खासकर वो फीमेल फिगर्स होता है, फीमेल फिगर्स टू शो, फीमेल फिगर्स है ना, एलिगोरी फीमेल टू शो नेशनलिस्ट फीलिंग्स. हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए, हम दिखाने के लिए, या हम कहें एक्सप्रेस करने के लिए फीमेल फिगर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, है ना. उनकी भारत की बात करें तो उनकी पूजा करते हैं एक तरह से. ये एलिगोरी कहलाता है. सीधा साधा एग्जाम्पल भारत माता है ना. भारत माता हम बोलते हैं, कोई असली में ये फिगर कुछ नहीं होता, लेकिन बस हाँ इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए, भारत को रिस्पेक्ट देने के लिए भारत माता की फिगर पोर्ट्रेट की गई. आपके इस चैप्टर में दो नाम आए हैं, मैरियान और जर्मेनिया. मैरियान फ्रांस की फीमेल फिगर है और जर्मेनिया नाम से पता लग रहा है जर्मनी की फीमेल फिगर है. कैसे दिखती हैं इसके लिए आप देखिए. ये मैरियान है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा, ठीक है. मैरियान यहां पे आपको ध्यान रखना है, फीमेल फिगर है नॉर्मल सी. बस ये मुझे दिखाना था कि इनके हाथ में रेड कैप है ना. रेड कैप मतलब वो रेड है कि ये तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ रेड कैप है इनके हाथ में. ये रेड कैप का मतलब है, दिस रेड कैप जो मैरियान के हाथ में है वो लिबर्टी शो कर रही है. लिबर्टी यानी कि आजादी, ठीक है. रेड कैप का मतलब लिबर्टी है. ऐसे जर्मेनिया की बात करें, ठीक है, तो ये जर्मनी की एलिगोरी है जर्मेनिया. यहां पे आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, इनके हेड पे एक ताज लगा हुआ है, क्राउन है ओक लीव्स का, है ना. ओक लीव्स का क्राउन है. ये दोनों, मैं एक पहले आप लोगों का इटली का मैप था वो, और ये दोनों जर्मेनिया और मैरियान, इनके जो फिगर्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में जब क्वेश्चन आंसर आएंगे वहां पे इसको अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों के पास ये हमेशा रहें और आप इन्हें देखते रहें, ठीक है, जब भी आपको इनके बारे में पढ़ना हो, क्योंकि फिगर्स से बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई होगी इसमें. तो मैरियान फ्रांस की फीमेल फिगर है जिन्होंने रेड कैप पहनी हुई है, रेड कैप हाथ पे रखी हुई है, लिबर्टी उसका साइन है. और जर्मेनिया में अपने सर पे एक ओक लीव्स का, ओक एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, उसका ताज पहना हुआ है ओक लीव्स का. ये ताज ये दिखा रहा है कि हम जर्मनी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे क्राउन पहना रहे हैं, है ना. हम सिर्फ रिस्पेक्ट जर्मेनिया को नहीं दे रहे, ये रिस्पेक्ट इसको शो हो रही है जर्मन को. यही होता है, पूरे देश को रिस्पेक्ट शो होती है इसके थ्रू, है ना. इतनी बात आपको ध्यान रखनी है. फिर उसके बाद है, ये इतना ही आपको पढ़ना है एलिगोरी में. तो फिर है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म. अब देखिए कहानी पलट गई एकदम से, ठीक है, इतना ध्यान रखना है. उसके बाद मैं आपको ये पढ़ा देता हूं और टॉपिक एंड हो जाएगा ये. अब कहानी धीरे धीरे ये चलती गई कि यूरोप के बड़े बड़े देश यूनिफाई हो चुके थे, ठीक है. ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये चार देश तो आपने पढ़ लिए. बेल्जियम वगैरह भी आपने बीच में पढ़ा था कि वो यूनिफाई हुआ इंडिपेंडेंट होके. तो बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, अमीर देश थे, वो यूनिफाई हुए, पावरफुल देश थे. लेकिन जो छोटे देश थे वो एक उनके पार्ट्स रह गए थोड़े थोड़े करके. उनके कुछ नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है. रोमानिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, ठीक है. 4 कंट्रीज हो गई. बहुत सारी ऐसी कुछ 17-18 कंट्रीज का ग्रुप है. एक ध्यान रखिए सर्बिया. आप ये 5 कंट्रीज याद रखिए. ये वो कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, लेकिन ये बहुत छोटी कंट्रीज हैं, है ना. इन कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज लगभग जो हैं ये अभी आ रही हैं ऑटोमन एम्पायर के अंडर. ऑटोमन एम्पायर जो टर्की पे रूल करता था, उसके अंडर ये सारी कंट्रीज आ रही हैं अभी, है ना. अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक तो जो ये वाले देश हैं, फ्रांस है ना,
इंग्लैंड है या ब्रिटेन है, आपका जर्मनी है, ठीक है, ये इटली है, ये सब चाहते हैं कि जो कंट्रीज है ना जो अभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर है, मैं 12 बोल रहा हूँ, 17-18 कंट्रीज है, आपको ये 5 ही आप याद रखिए, रोमानिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, सर्बिया। आपने शायद इन कंट्रीज के नाम भी नहीं सुनोगे कभी, छोटे छोटे देश हैं बहुत, है ना। अब बात ये चली, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि इन कंट्रीज पे राज कौन करेगा, है ना। वो जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, वापस एक वाली थ्योरी आ गई कि इन कंट्रीज पे जिस देश का कब्जा हो जाएगा वो इन सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सब बराबर हो गए, सबका नेशनलिज्म हो गया, तो इन कंट्रीज पे कब्जा कर लो और बराबर और एक स्टेप आगे हो जाओ और दूसरी कंट्रीज से। धीरे धीरे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, है ना। सब देश, इटली हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बड़े बड़े देश जो हैं, टर्की हो, ये सब चाहते थे कि कंट्रीज उनके अंडर रहे, अभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर है। धीरे धीरे करके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए कि ये वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गए, और इसी समय पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्टिंग हुई 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चली, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये जो 5 देश थे जो ऑटोमन एम्पायर, ये तो 5 ही लिखे हमने, 17-18 कंट्रीज जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, इनको स्लेव्स बुलाते थे लोग। स्लेव्स मतलब क्या होता है, गुलाम, है ना। ये तो गुलाम करने के लिए ही बने, इन्हें तो गुलाम ही किया जा सकता है, ये देश तो बन ही नहीं सकते। और आज की डेट में, है ना, जब हम ये वीडियो सुन रहे हैं आप और मैं बना रहा हूँ, ये सारी कंट्रीज आज एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुकी है ना। ये नेशन है रोमानिया, ग्रीस, बल्गेरिया, ये सब देश हैं, ये किसी के भी अंडर अब नहीं आते। लेकिन उस समय पे ऐसी होड़ चली थी कि इनको कौन अंडर करेगा। अच्छा, एक और चीज़, स्लेव्स बोलते थे इनको, इस पूरे एरिया को जिसमें ये कंट्रीज आती थी, इसको एक नाम दिया गया था बाल्कन्स। आपको ये बाल्कन्स जरूर ध्यान रखना है, उसके पीछे का कारण है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ डिड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बाल्कन्स बिकेम एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कैसे बाल्कन्स एक एरिया बन गया कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई झगड़े का। तो आपको ध्यान रखना है, फिर आप ये बताएंगे आंसर में कि बाल्कन्स में ये कंट्री आती हैं, 5 कंट्रीज के एग्जांपल देंगे, फिर लिखेंगे पहले ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, इनको स्लेव्स कहते थे, बाकी कंट्रीज में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि इन पे गुलामी कौन करेगा, ये किसके अंडर आएंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वॉर्स चालू हुई और ये सीरीज ऑफ वॉर्स चेंज हो गई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ठीक है। तो इस एरिया को बोलते हैं बाल्कन्स बोलते हैं, ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होना चालू हुए बाकी कंट्रीज में, और ये कॉन्फ्लिक्ट से धीरे क्या चेंज हो गई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ गई यूरोप में, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे हमको यहाँ पे छोड़ना है इसको, वर्ल्ड वॉर से आगे की कहानी हमें नहीं पढ़नी, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल हिस्ट्री है ना, इतनी जानकारी बहुत है बस कि इन देशों की वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक तो कई बच्चों के मन में आ रहा हो वर्ल्ड वॉर जीता कौन, है ना। जब वो वर्ल्ड वॉर है तो जीतेगा कौन उसको, कोई देश कभी जीत जाता था, कोई देश कभी 4 साल चलती रही, है ना। कोई यूएस की भी एंट्री हो गई बाद में, इसकी बहुत लंबी कहानी है वर्ल्ड वॉर की तो, और कभी कोई देश जीतता कभी कोई देश हारता। वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड वॉर होती है, इतने सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इतनी बात हमको ध्यान रखनी है, और इसी के चैप्टर एंड होता है। आप लोगों का यूटी सेकंड में तो ये चैप्टर पार्ट 2 तक ही आया था, पार्ट 8 टोटल बने, या हम हाफ ईयरली में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर जो यूटी सेकंड के लिए आपको मिले थे वो तो आपको करने ही है, एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स आपको उसके बाद के, वो 6 to 7 क्वेश्चंस थे, उसके बाद के जो हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही, ठीक है, इस चैप्टर के अपलोड होते ही। सो ओके, थैंक यू।